YouTube के ऊपर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे कि आप एक बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड कैसे करें, लेकिन कोई बंदा कभी आपको ये नहीं बताएगा कि आप एक परफेक्ट बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड कैसे कर सकते हो, जहां पर आप प्राइस भी कम पे करो, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिले और वो पीसी फ्यूचर प्रूफ भी हो। आइए आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अगर आप एक फ्यूचर में एक पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा भी सेव कर लोगे, परफॉर्मेंस भी बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा और बेस्ट चीज पता है क्या है, वो पीसी फ्यूचर प्रूफ भी होगा। वैसे अगर आप आज के टाइम पे मार्केट में एक्टिव होगे तो आपको एक चीज तो पता होगी, पीसी पार्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो सातवें आसमान पे चल रहे हैं। सारे पार्ट्स के आसमान पे नहीं चल रहे हैं, कुछ चीजें हैं जैसे कि रैम, एसएसडी और ग्राफिक्स कार्ड, उनके प्राइसेस डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पीसी पार्ट्स हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता कंपेयरिंग टू देयर एमएसआरपी। तो इस वीडियो का यहाँ पर टास्क है कि हम लोग को एक ऐसा पीसी बिल्ड करना है जिसकी हम लोग कॉस्ट ज्यादा पे ना करें। दूसरी चीज, वो पीसी आज के टाइम पे परफेक्टली यूजेबल हो, मॉडर्न हो, पुराना हार्डवेयर या यूज हार्डवेयर हम लोग को यूज नहीं करना है इस पीसी बिल्ड में। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो पीसी फ्यूचर प्रूफ भी हो। अब ये सारी चीजें कैसे आप कर सकते हो, अब हम लोग ये चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन कर देना चाहता हूँ। देखो, आज के टाइम पे अगर आप एक बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो ना, तो आपके पास एटलीस्ट 70,000 रुपीज होने चाहिए। 70,000 रुपीज अगर आपके पास होंगे तो ही आप एक ऐसा पीसी बिल्ड कर सकते हो जो कि लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पर बेस हो और फ्यूचर प्रूफ भी हो। इससे कम अगर आपका बजट है तो आप पीसी बिल्ड नहीं कर सकते, या करोगे भी तो वो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पर बेस नहीं होगा या फ्यूचर प्रूफ नहीं होगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप ये वीडियो देखो, नहीं तो अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अब पीसी बिल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरी नज़र में है वो है सीपीयू, क्योंकि अगर आप प्रोसेसर डिसाइड कर लेते हो ना तो फिर 90% कंफ्यूजन ना वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करोगे, आपका अपग्रेडेशन पाथ क्या होगा या आपका वर्क फ्लो क्या होगा। और आज के टाइम पे अगर आप एक पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो, बजट सेगमेंट का भी भले अगर आप पीसी बिल्ड करते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंटेल के साथ जा सकते हो या आप एएमडी के साथ जा सकते हो। अब इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में आपको वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल जो प्रोसेसर्स मिलते हैं ना, वो भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही आते हैं। यानी कि इंटेल के केस में आपको मिल जाता है कोर अल्ट्रा 5 225F, जो कि मार्केट में आपको ना लगभग 14,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। वही दूसरी तरफ अगर आप AMD के साथ जाते हो तो वहां पर आपको मिल जाता है Ryzen 5 7500F, या अगर आप APU बेस्ड पीसी बिल्ड करते हो तो वहां पर आपके लिए 8500 GB अवेलेबल हो जाता है। और दोनों की जो कॉस्ट है ना वो भी लगभग 15,000 रुपए के आसपास पड़ती है। तो अब अगर आप एक बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो अब ये इंटायरली आप पे डिपेंड करता है, या आप इंटेल के साथ चले जाओ या AMD के साथ चले जाओ। दोनों की जो कॉस्ट है ना वो ऑलमोस्ट सेम पड़ेगी, आप कहीं बहुत ज्यादा पैसा सेव नहीं करने वाले। पर्सनली यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड का बजट नहीं है या अभी जो आप प्राइस देख रहे हो आप इतना पे नहीं कर सकते ना, तो आप APU बेस्ड पीसी बिल्ड कर लो। Ryzen 5 8500G आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाद में जब कभी GPU के प्राइसेस कम होंगे या जब आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप GPU भी ले लेना। Ryzen 5 7500F या Core Ultra 5 225F के साथ मत जाना, क्योंकि वहां पर आपको फिर GPU खरीदना कंपलसरी हो जाएगा। अब अगर आपने अपने लिए CPU सेलेक्ट कर लिया, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, यानी कि बात कर लेते हैं CPU कूलर्स के बारे में। देखो, जितने भी CPUs मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करे थे ना, अब चाहे इंटेल का Core Ultra 5 225F हो या Ryzen 5 7500F हो या Ryzen 5 8500G हो, बेस्ट चीज ये है कि तीनों ही CPUs एक स्टॉक कूलर के साथ आते हैं, तो आपको कूलर पे एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप फ्यूचर लॉन्ग टर्म का सोचकर चल रहे हो और आप चाहते हो आपका पैसा वेस्ट ना हो, तो कूलर पे स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो आपको बॉक्स में कूलर मिल रहे हैं वो मोर देन इनफ है इन तीनों ही CPUs को कूल रखने के लिए। तो कूलर से पैसा वेस्ट मत करना, स्टॉक कूलर यूज कर लो टेम्पररीली। जब आप आगे चल के CPU अपग्रेड करोगे ना तो आप कूलर लगा लेना, फिलहाल अभी आप पैसा सेव कर लो। बाकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि आप जो भी पीसी बिल्ड करो उसके लिए विंडोज एक्टिवेशन लाइसेंस जरूर परचेज कर लेना, जो कि आपको केवल 399 रुपीज में देखने को मिल जाती है हमारे स्पॉन्सर्स की वेबसाइट से। इससे होगा ये कि आपका विंडोज भी एक्टिवेट रहेगा, आपका पीसी सिक्योर भी रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना और मेरा कूपन कोड TIBG350 जरूर यूज करना फॉर एडिशनल डिस्काउंट। वेल, अभी तक हम लोगों ने CPU सेलेक्ट कर लिया, कूलर सेलेक्ट कर लिया, अब बारी आती है यहाँ पर मदरबोर्ड की। भाई देखो, मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट है ना जिसपे मैं खुलकर बोलता हूँ कि आपको कॉस्ट सेविंग नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जो फिलहाल अभी प्रायोरिटी, अगर आप हमारे गोल्स को देखते हो तो भाई सबसे पहली चीज तो ये कि हमें एक ऐसा मदरबोर्ड चाहिए जहाँ पर आपको M.2 स्लॉट्स भर भर के मिल जाए, ताकि अगर आप अभी एक छोटे साइज की M.2 SSD लेते हो ना तो आगे आपके पास ना अपग्रेड करने के ऑप्शंस हो, आप आगे चल के अपग्रेड कर लेना। दूसरी चीज मदरबोर्ड में आपको ये देखनी चाहिए कि उसकी
उसके VRMs कैसे हैं, अच्छे VRMs हैं, हीट सिंक अच्छी है, पोर्ट्स वगैरह अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपको मदरबोर्ड के साथ ना कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आज के टाइम पे अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, जो प्रोसेसर्स मैंने आपको बताएं, एटलीस्ट उस हिसाब से ना जो आपको मदरबोर्ड पे स्पेंडिंग करनी चाहिए वो 15 से 17 हज़ार रुपये के आसपास करनी चाहिए। जस्ट मेक श्योर वो मदरबोर्ड अच्छा हो और वाईफाई भी सपोर्ट करता हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। अब मदरबोर्ड के बाद यहाँ पर बारी आती है रैम की। रैम आपको आज के टाइम पे कितनी लेनी चाहिए, जब आप ये कंसिडर करते हो कि भाई जो प्राइसिंग है वो भाई 7वें आसमान पे चल रही है, तो भाई मैं मानता हूँ एंट्री लेवल पीसी बिल्ड करने के लिए आपको एटलीस्ट 16 GB रैम की जरूरत पड़ेगी। और 16 GB DDR5 अगर आप आज मार्केट में लेने जाते हो ना, तो आपको एटलीस्ट 20 से 21 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ 16 GB इज नॉट मोर देन इनफ, लेकिन ठीक है, अगर आप काम चलाना चाहते हो आपका काम चल जाएगा, गेम्स खेल लोगे, काम थोड़ा बहुत कर लोगे, बहुत हैवी लेवल का काम नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, हमारे पास अभी ज़्यादा बजट भी नहीं है, तो 16 GB से हमारा काम चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर रैम के बाद बारी आती है SSD की। SSD का भी सेम हाल चाल चल रहा है, यानी कि अगर आप मार्केट में SSD लेने जाते हो तो भाई SSD बहुत महंगी पड़ रही है। 1 TB की SSD आपको एटलीस्ट 13-14 हज़ार रुपये की पड़ रही है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही बकवास प्राइसिंग है। तो अब यहाँ पर अगर आप अपना काम चलाना चाहते हो, प्लस ज़्यादा पैसा पे नहीं करना चाहते, प्लस परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहते हो, तो मैं मानता हूँ आपको एटलीस्ट 512 GB की SSD परचेस करनी चाहिए, जो कि आपको मार्केट में मिल जाती है 7,500 रुपये की। हालांकि अगर आप थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप SATA SSD के साथ भी जा सकते हो। SATA SSD आपको 6,200 रुपये से मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो ठीक है, आप 1,000 रुपये या 1200-1300 रुपये ना एक्स्ट्रा अपना सेव कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप SATA के साथ जाओ, बिकॉज जब आप SATA की और M.2 SSD की स्पीड कंपेयर करते हो ना, तो भाई आपको 10 गुना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। 10 गुना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस तो इंप्रूव नहीं होता, लेकिन स्टिल M.2 स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और वैसे भी हमारे मदरबोर्ड में मल्टीपल M.2 स्लॉट्स हैं, तो आगे चलकर जब SSD की प्राइसिंग कम होगी ना, तो हम लोग अपने मदरबोर्ड में और SSDs भी ऐड कर सकते हैं। SSD के बाद अब यहाँ पर बारी आती है ग्राफिक्स कार्ड की, और ग्राफिक्स कार्ड चूज करना आज के टाइम पे एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होने वाला है, बिकॉज अब अगर आप मार्केट में जाते हो ग्राफिक्स कार्ड लेने, तो भाई आप नॉर्मल प्राइसिंग पे नहीं करोगे, आपको काफी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, स्पेशली उन ग्राफिक्स कार्ड के लिए जो लोग 8 GB VRAM से ज्यादा आते हैं। तो अगर आप बहुत बजट में हो, मैं पर्सनली कहूंगा कि आप 8 GB VRAM ग्राफिक्स कार्ड जो है परचेस कर लेना। NVIDIA के साइड पे यहाँ पर आपको RTX 5060 मिल जाता है, जो कि आपको मार्केट में अराउंड 37,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई हमें वन टाइम ग्राफिक्स कार्ड परचेस करना है और हम बार बार अपग्रेड नहीं करना चाहते, या फ्यूचर में CPU तो अपग्रेड करेंगे लेकिन ग्राफिक्स कार्ड अभी अपग्रेड करने का प्लान नहीं है, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज करना चाहते हो, तो आपके लिए AMD का RX 9060 XT 16 GB वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। करेंटली मार्केट में वो ग्राफिक्स कार्ड आपको 46,000 रुपीज़ का मिलेगा, जो कि अपनी MSRP से काफ़ी ज़्यादा है। मैंने पास में देखा है भाई, ज़्यादा नहीं, 3-4 महीना पहले यही ग्राफिक्स कार्ड ना आपको मार्केट में 34-35,000 रुपीज़ का मिल जाता था। लेकिन ठीक है भाई, अभी फिलहाल इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो प्राइस भी काफ़ी प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको। बेस्ट चीज़ ये है कि आप इस पर 1440p या 1080p लेवल के गेम्स बहुत ईजिली खेल सकते हो। बहुत अच्छा इस कार्ड का परफॉर्मेंस है, और अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देखते हो तो 16 GB VRAM आपकी काफी हेल्प भी कर देगी। ग्राफिक्स कार्ड के बाद यहाँ पर बारी आती है वन ऑफ द मोस्ट की कंपोनेंट की, जो कि है हमारा पावर सप्लाई। और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे फ्यूचर अपग्रेड में काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि अभी अगर हमने पावर सप्लाई पे पैसा सेव कर लिया ना, तो भाई हमारे तो लग जाएंगे आगे अपग्रेड करने में। तो अब आपको कौन सी पावर सप्लाई लेनी चाहिए जिसमें कि आप ओवर प्राइसिंग पे भी ना करो, और ऐसा पावर सप्लाई लो कि आगे चल के अगर आप CPU या ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करो ना, तो पावर सप्लाई आपको रिमूव ना करनी पड़े। वेल इन माय ओपिनियन आपके लिए 750 वाट की पावर सप्लाई एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट होगी। आई नो सुनने में ज्यादा नहीं लग रहा होगा, कुछ लोग हो सकता हो टाइप भी कर रहे हो कि भाई 750 वाट क्यों रिकमेंड कर रहे हो, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं ना, अगर आप 4080 4090 या 5080 5090 इन 4 ग्राफिक्स कार्ड के अलावा अगर आप कोई भी फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड परचेस करते हो ना, आई डोंट थिंक आपको पावर सप्लाई अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। 750 वाट इज मोर देन इनफ, और अच्छे ब्रांड का अगर आप पावर सप्लाई लेते हो तो आपको और भी ज़्यादा पावर हंग्री जब आपका सिस्टम होगा ना, तो वो उसको फीड कर सकता है। वैसे जो लोग ज़्यादा फ्यूचर को लेके कंसर्न रहते हैं, वो लोग 850 वाट पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हैं, वो भी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेडरूम आपको प्रोवाइड कर देगा। मतलब लास्ट में यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट बचता है वो है हमारा कैबिनेट आपको कौन सा लेना चाहिए ये तो इंटायरली डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, कि आपको मिनिमल कैबिनेट पसंद है या RGB कैबिनेट पसंद है या पैनोरामिक कैबिनेट या फिश टैंक कैबिनेट। बहुत से टाइप के कैबिनेट्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं। पर्सनली मेरा यहाँ पर जो सजेशन है वो केवल इतना सा है कि भाई जो भी कैबिनेट लो, जस्ट मेक श्योर उसमें ट्रिपल
फैन ग्राफिक्स कार्ड आप आराम से लगा सको, उसमें आप ट्रिपल फैन AIO आप आराम से फिट कर सको, बाकी केबल मैनेजमेंट के लिए थोड़ी बहुत स्पेस हो और वेंटिलेशन उसमें काफ़ी अच्छा रहता हो। तो अगर आप इन सारी फैक्टर्स को कंबाइन करते हो तो आई थिंक आपको 6 से 7 हज़ार रुपये की जो कैटेगरी वाली रेंज है ना, वहाँ पर आपको अच्छे कैबिनेट्स मिल जाते हैं। और वैसे हमने रिसेंटली कुछ कैबिनेट्स रिव्यू करे हैं MSI की तरफ से भी और कूगर की तरफ से भी और कॉर्सर से भी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। वो सारे ही कैबिनेट्स इसी प्राइस रेंज के अराउंड लाई करते हैं। वेल, पीसी बिल्ड से रिलेटेड जितना भी ज्ञान था वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। कोई भी चीज़ मेरे से रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अगर मुझे आपका कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं आपके कमेंट को पिन भी कर दूंगा। वेल, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो हम तक देखने के लिए थैंक यू।